अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फ़ैमिली को, हमारे तमाम फैमिली मेम्बर्स को सेहतमंद रखे, खुशहाल रखे और हमारे तमाम कामों में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर हो सके तो एक जानने वालों में, अपने किसी भी सर्कल में, अपने दोस्तों में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा गाइस, कुछ सवालात हैं जो मेरे सब्सक्राइबर अक्सर मुझसे पूछा करते हैं कि आप कहाँ होते हैं, क्या किया करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ। हाँ, लेकिन इससे पहले मैं काफ़ी अरसे तक तुर्की के अंदर रहा करता था। खैर, बात यह है कि आजकल जबकि मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ तो मैं एक बहुत बड़े बैंक में ऑटो फाइनेंस डिपार्टमेंट में या ऑटो लोन डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट को लीड किया करता हूँ। अगर आप में से किसी को भी कभी कोई गाड़ी वगैरह चाहिए हो या उसकी फाइनेंसिंग करवानी हो तो डेफ़िनेटली आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक कहानियाँ सुनाने का शौक़ है तो ये मेरा शुरू से ही, बचपन से ही एक शौक़ था कि मुझे हॉरर स्टोरीज़ को सुनना या इनको सुनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा करता था। खैर, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी राहिल साहब की कहानी है और ये कहानी उस दौर की कहानी है जब 1991-92 चल रहा था और शहर कराची के जो हालात थे वो इस कदर ख़राब थे कि देखते ही देखते एकदम से पूरा का पूरा शहर, पूरा बाज़ार बंद हो जाया करता था और सारे के सारे लोग अपने घरों में क़ैद हो जाया करते थे। उस दौर में क्योंकि ये एक सियासी तंजीम से वाबस्ता थे तो इनके घर वाले इनके बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहा करते थे और वो चाहते थे कि ये कुछ अरसे के लिए किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे सूबे या किसी दूसरे मुल्क चले जाएं। अब जाहिर सी बात है, जिस शहर में, जिस इलाके में, जिन गलियों में आप रहा करते हैं, आपको शुरू से ही वहाँ की आदत हुआ करती है। बहरहाल एक वक्त ऐसा आया कि फैमिली प्रेशर की वजह से या सियासी हालात की वजह से इनको इस शहर को छोड़ के एक दूसरे शहर जाना पड़ा। बेसिकली ये जो शहर था, ये शहर कराची से तकरीबन 400-500 किलोमीटर के फासले पे मौजूद था। आप कह सकते हैं कि छोटा सा गांव था जहाँ पे इतनी आबादी मौजूद नहीं थी और ये इस वजह से वहाँ पे गए थे कि इनकी खाला वहाँ पे रहा करती थी। ये बताते हैं कि जब मैं उस घर में गया और खाला के घर जाने के बाद मेरा आगे पीछे जो भी लोग रहा करते थे उनसे इंटरेक्शन हुआ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ के लोग बहुत सादा हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि क्योंकि ये गांव जैसा माहौल था तो जैसे जैसे रात होती, यानी रात के तकरीबन 9-10 बजे का टाइम होता तो ये सारे के सारे लोग अपने अपने घरों में चले जाया करते थे। इनकी खाला भी राहिल साहब को मना किया करती थी कि कोशिश करो कि रात के औकात में, ख़ास तौर पे मगरिब के बाद, बाहर ना निकला करो। अब ये क्योंकि कराची के थे, इनकी शुरू से ही आदत थी कि अक्सर लेट नाइट या देर तक ये बाहर घुमा करते थे तो शुरू में इनको नींद आने में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना था और इसी दौरानी में जबकि ये सोने में बहुत ज़्यादा परेशानियां महसूस कर रहे थे तो ये चुपचाप अक्सर खाला के घर से निकल के सामने जहाँ पे खेत वगैरह मौजूद थे उनके सामने जाके खड़े हो जाया करते थे। काफ़ी देर तक वहाँ पे सिगरेट पीते रहते, सिगरेट पीने के साथ साथ वॉक करते और फिर कुछ देर के बाद वापस आ जाया करते थे। राहिल भाई बताते हैं कि ऐसी ही एक रात थी और आप कह सकते हैं कि शदीद सर्दी हो रही थी। रात के तकरीबन 12-12:30 बजे का टाइम था। इनकी खाला के घर वाले, इवन के जो भी मोहल्ले वाले थे, गांव वाले थे, सारे के सारे अपने घरों में महदूद थे। इसी दौरानी में जब इनको नींद नहीं आ रही थी तो ये चुपके से दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ आ गए। खैर, जैसे ही ये अपने घर से या खाला के घर से बाहर की तरफ आए तो सामने जो खेत मौजूद थे, इनको ऐसा लगा उन खेतों में कोई मौजूद है और जो भी मौजूद है वो एक अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ कोई और भी वजूद है, यानी दो लोग हैं जो खेतों के दरमियान से गुजरते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ देर तक इन्होंने उन लोगों के ऊपर गौर किया और जब इनको लगा कि वाकई में कोई यहाँ से गुजर रहा है तो ये आगे बढ़े और आगे बढ़ने पे इनको पता चला कि एक औरत है और उसके साथ एक लड़की है जो कि खेतों के दरमियान से होती हुई शायद इस गांव से किसी दूसरे गांव की तरफ बढ़ती चली जा रही है। आमतौर पे गांव के अंदर ये जो माहौल होता है उसमें ख़वातीन रात में निकलने से परहेज़ किया करती हैं और अल्लाह ना करे कोई मजबूरी हो, कोई मुश्किल हो और इस वजह से अगर बाहर निकलना भी पड़े तो इनके साथ इनका महरम ज़रूर हुआ करता है। खैर, मैं इनके बारे में या इनके यहाँ से गुज़रने के बारे में फ़िक्रमंद था और मैं सोच रहा था कि आखिर किस मुश्किल की वजह से ये इतनी सर्दी में इन खेतों से गुज़र के यहाँ से जा रही हैं।
इसी दौरानी में जब मैंने उनके चेहरों पे, उनके वजूद पे, ख़ास तौर पे उनके पाँव पे गौर करना शुरू किया, तो पहले तो ऐसा लगा जैसे इनका जो चेहरा है वो थोड़ा-सा झलसा हुआ या जला हुआ चेहरा है, और बज़ाहिर जो इनके कपड़े थे वो भी बहुत कदीम या पुराने दौर के कपड़े लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पार्टीशन के बाद या उससे पहले के कोई औरत के कपड़े हैं जो इन लोगों ने पहन रखे हैं। हैरानकुन बात ये थी कि जब ये बताते हैं कि ऊपर से नीचे तक जब मैंने उस औरत को और उसके साथ उस लड़की को मुकम्मल तौर पे देखा, तो जिस तरह से ये लोग चल रहे थे, इनका जो अंदाज़ था वो बड़ा डिफरेंट अंदाज़ था। ऐसा लग रहा था जैसे इनके पाँव में कोई चोट वगैरह लगी हुई है, या फिर ये कुछ उचक उचक के कुछ अजीब से अंदाज में चलते चले जा रहे थे। खैर, मैंने जब इनके पाँव की तरफ, ख़ास तौर पे इनके पंजों की तरफ गौर करना शुरू किया, तो ऐसा लगा जैसे इनके पाँव न सिर्फ उल्टे पाँव हैं, बल्कि इनके पाँव पे बेतहाशा बाल से महसूस हो रहे थे। अब जैसे ही मेरी नज़र इस औरत और इस बच्ची के पाँव के ऊपर पड़ी, तो इन दोनों ने एकदम से मेरी तरफ देख के हंसना शुरू कर दिया, जैसे कि शायद इनको पता हो कि मुझे इनके बारे में या इनके पाँव के बारे में पता चल चुका है। ज़ाहिर सी बात है, मेरी इतनी उम्र थी, मेरा इतना तजुर्बा था, और मैंने अक्सर इस तरह की मखलूक़ात के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थीं। तो मैंने फ़ौरन से वहाँ से ना सिर्फ दौड़ लगाना शुरू की, बल्कि जैसे ही मैंने पलट के अपनी खाला के घर की तरफ भागना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे फ़ॉलो करना शुरू कर दिया है। हैरानकुन बात ये थी कि जो भी मुझे फ़ॉलो कर रहा था वो इस कदर तेज़ी के साथ फ़ॉलो कर रहा था कि कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ये मुझे ना सिर्फ आके दबोच लेगा, बल्कि शायद यहाँ से मेरी वापसी मुमकिन नहीं हो सकेगी। अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो भी कुरानी आयत वगैरह मुझे आती थी, मैंने उनकी तिलावत शुरू की, और तिलावत करते करते जैसे तैसे जब गिरता पड़ता मैं खाला के घर के अंदर पहुँचा, तब कहीं जाके मैंने सुकून का सांस लिया। लेकिन अल्लाह जानता है कि उस रात के बाद से काफ़ी अरसे तक, काफ़ी दिनों तक न सिर्फ मेरी तबीयत ख़राब रही, बल्कि उसके बाद से जब तक मैंने उस गांव में क़याम किया, रात के औकात में निकलने से मैंने तौबा कर ली थी। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि जब हम छोटे छोटे से थे और 1979 चल रहा था, हम लोग अक्सर अपने घर से यानी मलीर से स्टील टाउन जाया करते थे। अब स्टील टाउन का जो एरिया है, अगर आप आज की भी बात करें तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा रौनक या आबादी मौजूद नहीं है, और अगर आप उस दौर की बात करें जिस दौर का ये वाक़या है, तो आप ये समझ लें कि दूर दूर तक दरख्त ही दरख्त मौजूद थे, इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी, इक्का दुक्का घर बने हुए थे, उसके बाद ज़्यादातर हिस्सा खाली था और दरख्त ही दरख्त मौजूद थे। ट्रांसपोर्टेशन का जो निज़ाम था वो भी ना होने के बराबर था। अलबत्ता अगर किसी के पास अपनी प्राइवेट व्हीकल मौजूद है तो उस दौर में भी उसके लिए शहर में आना या जाना बहुत आसान था। अब अक्सर ऐसा होता कि गर्मियों की छुट्टियों में या सर्दियों की छुट्टियों में हम अपनी नानी के घर स्टील टाउन जाया करते थे। अब वैसे ही हमारी नानी का घर था, बहुत बड़ा सा घर था, लेकिन कच्चा पक्का घर था। एक बहुत बड़ा सा सहन था, उसके अतराफ में कमरे मौजूद थे, और जो पीछे का हिस्सा था वहाँ पे गैलरी मौजूद थी, और उस गैलरी के अंदर बहुत सारे दरख्त लगे हुए थे। अक्सर जब भी हम लोग नानी के घर जाया करते थे तो जो हमारे मामू थे वो कोशिश करते थे कि हम लोग शाम के 5 बजे के बाद, या आप कह सकते हैं कि अंधेरा होने से पहले किसी भी सूरत घर में वापस आ जाएं। अब इसके पीछे क्या वजह थी हमें नहीं मालूम था। हम पे सख्ती की जाती थी, हमें डांटा जाता था, और हमें कहा जाता था कि किसी भी कीमत पे 5 बजे या 6 बजे तक घर आ जाना है। आमतौर पे ऐसा होता है कि अगर आपको किसी काम से रोका जाए तो आप उसी काम को किया करते हैं। वैसे ही हमारे साथ था कि जब भी हमें किसी काम से रोका जाता तो हम लोग कोशिश करते कि शाम के 7 या 8 बजे तक बाहर घूमते रहें। वैसे ही एक शाम थी और शाम के तकरीबन 6:30 बजे का टाइम था। मैं था, मेरे कज़न थे, यानी आप कह सकते हैं कि 4-5 लोग थे, और हमें पता ही नहीं चला कि हम नानी के घर से खेलते खेलते इस कदर दूर आ गए कि जिस जगह हम पहुंच चुके थे
वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा खाली एरिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ग्राउंड मौजूद है और इस ग्राउंड को क्रॉस करके एक बहुत बड़ा सा अबंडन स्कूल मौजूद था। कहा जाता था कि गए वक्तों में यहाँ पे न सिर्फ क्लासें हुआ करती थीं, बल्कि जो भी गरीब बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री तालीम दी जाती थी। अब इसके पीछे क्या वजह थी कि इस स्कूल को बंद कर दिया गया था, यह हमें नहीं मालूम थी। खैर, जब हम खेलते खेलते बाकायदा उस स्कूल के बिल्कुल सामने आए तो हमारा एक कज़न था, वो कहने लगा कि यार इस स्कूल के अंदर चलते हैं और चल के देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस स्कूल के अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे हीरोइनची वगैरह या इस तरह के चोर वगैरह रहा करते हो। अब ये बड़ी अजीब सी बात थी, लेकिन क्योंकि 2-3 कज़न्स थे तो हमारा हौसला बढ़ा हुआ था, तो हमने सोचा कि अंदर जाते हैं और जाके देखते हैं आखिर ऐसा क्या मौजूद है। अब इस स्कूल के बारे में जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे थे तो हमने बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थी। कहा जाता था कि गए वक्तों में जो इस स्कूल के प्रिंसिपल थे उनका भी हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हुआ था। खैर, किस्सा मुख्तसर, जैसे ही हम लोग स्कूल के अंदर एंटर हुए तो एंटर होते ही वैसे ही कच्ची पक्की दीवारें थीं। जो एंट्री का गेट था वो ऑलरेडी टूटा हुआ था, या फिर उसको चोर चकारों ने निकालने के बाद बेच दिया था। अब जैसे ही हम सहन की तरफ आए तो सहन के अंदर बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से बल्कि सदियों से इस स्कूल के अंदर कोई भी नहीं आया है। वैसे ही उल्टे और सीधे हाथ पे कचरा मौजूद था और स्कूल का जो रंगो रोगन था वो इस कदर ख़राब हो चुका था कि कुछ अजीब सा खौफनाक सा मंजर पेश कर रहा था। इसके साथ साथ सामने स्टेयर्स मौजूद थीं और इन स्टेयर्स पे ना ही कोई जाली या ग्रिल मौजूद थी। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं या ऊपर जाना चाहते हैं तो आप बआसानी ऊपर जा सकते हैं। खैर, शुरू में हमने आगे पीछे देखा और जो क्लासेस वगैरह थी वो भी खुली हुई थी। जगह जगह पान की पीप या गंदगी पड़ी हुई थी और वाकई में ऐसा ही लग रहा था जैसे इस जगह को हीरोइनची या फिर चोर डकैत इस्तेमाल किया करते होंगे। अब इसके बाद जैसे ही हम लोग सीढ़ियों की तरफ आए तो ऐसा लगने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता करके अंधेरा होना शुरू हो चुका है। बज़ाहिर लग रहा था जैसे मगरिब की अजान हो चुकी है और अब हमारा ख्याल था कि मज़ीद यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। लेकिन हमारा जो एक कज़न था वो बहुत शरारती था। वो कहने लगा कि यार जब हम यहाँ तक आ चुके हैं तो क्यों ना इस स्कूल की छत पे जाएं, वहाँ जाके एक्सप्लोर करें और देखें कि छत पे क्या मौजूद है। एक दिल कह रहा था कि उसकी बात मान लें, जबकि एक दिल कह रहा था छत पे जाना खतरे से खाली नहीं है। एक अजीब सा भारीपन सा महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो चुकी है। अब जबकि हम छत की तरफ जाने का सोच ही रहे थे तो एकदम से हमें आवाज़ आना शुरू हुई कि जैसे छत के ऊपर कोई मौजूद है, और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ऑब्जेक्ट को खींचा जा रहा है या फिर कोई छत के ऊपर मुसलसल भाग रहा है। सच्ची बात यह है कि जब मुझे ऐसा लगने लगा कि छत पे कोई मौजूद है तो मैं तो डरने लगा, लेकिन जो मेरा वही कज़न था वो कहने लगा कि यार छत पे कोई ना कोई मौजूद है और अगर हम थोड़ी सी हिम्मत करें तो हो सकता है जो भी चोर या हीरोइनची वगैरह यहाँ पे आया करते हैं उनके बारे में हमें पता चल सके। अब उसके कहने पे हम लोगों ने सोचा कि हम लोग छत की तरफ जाते हैं और छत के ऊपर जाके वाकई में चेक करते हैं, क्योंकि अब क्लियरली पता चल रहा है कि कोई ना कोई छत के ऊपर ज़रूर मौजूद है। अब जैसे जैसे हम लोग छत की तरफ आ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता करके अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था। फाइनली जैसे ही हम सीढ़ियों से होते हुए छत के सामने आए और हमारी नज़र छत के ऊपर पड़ी तो जहाँ तक निगाह जा रही थी वहाँ पे पत्थर ही पत्थर पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि सालों से कोई छत के ऊपर नहीं आया है। हाँ, एक अजीब मंजर था कि छत के ऊपर एक पानी की टंकी मौजूद थी और ऐसा लग रहा था ये जो पानी की टंकी है इस टंकी में से किसी की या किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है, और ये जो आवाज़ थी ये इस कदर वाज़े आवाज़ थी कि क्लियरली पता चल रहा था कि या तो इस टंकी के अंदर
या इसके पीछे कोई ना कोई मौजूद है। और ऐसा ही हुआ कि जब हम लोगों ने उस टंकी की तरफ बढ़ना शुरू किया तो इसी दौरानिए में तकरीबन अंधेरा हो चुका था। अब जैसे जैसे हम टंकी के पीछे की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे ऐसा लगा कि पीछे की तरफ से किसी के हंसने की बाकायदा आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। ये जो हंसने की आवाज़ थी ये प्रॉपरली एक लड़की या औरत की आवाज़ थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारी सिचुएशन का या हमारे खौफ का मजाक उड़ा रहा है। इससे पहले कि हम टंकी के पीछे जाते, टंकी के पीछे की तरफ से ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ को खींचते हुए हमारी तरफ लाया जा रहा है। और वाकई में कुछ देर के बाद हमने देखा कि एक औरत जो बज़ाहिर माजूर लग रही है वो अपने 2 हाथों की मदद से अपने बाकी जिस्म को हमारी तरफ खींच के लेती चली आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि उसके दोनों पाँव ना सिर्फ मफलूज हैं बल्कि उसने बहुत पुराने से, बहुत गंदे से कपड़े पहन रखे हैं। वो अपने हाथों की मदद से ना सिर्फ अपने जिस्म को घसीटती हुई हमारी तरफ बढ़ रही थी बल्कि जैसे जैसे वो हमारी तरफ आ रही थी तो जब हमने उसके चेहरे पे या उसके जिस्म पे गौर करना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत काली सी, बहुत ही डार्क कलर की कोई औरत है। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस औरत के जो हाथ थे या आप कह सकते हैं कि उन हाथों पे जो उंगलियां मौजूद थीं वो बहुत लंबी लंबी सी, पतली पतली सी उंगलियां थीं और 5 के बजाय ऐसा लग रहा था जैसे दोनों हाथों पे 3-3 उंगलियां मौजूद हैं। अब पहले मुझे लगा कि शायद उसके हाथों पे 3 उंगलियां मौजूद हैं, लेकिन जब मेरे कज़न्स ने भी उसकी तरफ देखा तो वाकई में उसके हाथों पे 3-3 लंबी लंबी सी उंगलियां मौजूद थीं और उन उंगलियों पे इस कदर लंबे लंबे बारीक नाखून मौजूद थे और बज़ाहिर देखने से किसी भी सूरत में ये उंगलियां इंसान की उंगलियां नहीं लग रही थी। अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे वो अपने आप को घसीटती हुई आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे जब हमने उसकी आंखों पे गौर करना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें या तो ऊपर चढ़ी हुई हैं या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी आंखों की जो आई बॉल्स थीं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थीं। अब जैसे ही हमने उसकी आंखों पे मज़ीद गौर किया तो हमारा वही कज़न जो हमें ऊपर लाने की ज़िद कर रहा था वो कहने लगा कि जितना जल्दी हो सकता है नीचे की तरफ भागो और जो कुछ तुम्हें आता है वो पढ़ना शुरू करो। अब जैसे ही हम लोगों ने उसकी ये बात सुनी तो हम सब ने न सिर्फ आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी बल्कि जितना जल्दी हो सकता था हम भागते हुए नीचे की तरफ बढ़ते चले गए। अब जैसे ही हम उस स्कूल से बाहर निकले और उसके बाद जो ग्राउंड का एरिया था हम उस ग्राउंड के एरिया में दाखिल हुए, हमें बाकायदा लग रहा था जैसे हमें कोई फॉलो कर रहा है और ना सिर्फ फॉलो कर रहा है बल्कि हम सबका नाम लेके हमें बाकायदा पुकार रहा है। खैर अल्लाह का शुक्र है कि जैसे तैसे गिरते पड़ते जब हम अपनी नानी के घर पहुँचे तो वहाँ पे जितने भी घर वाले थे, इवन के जो भी मोहल्ले वाले थे, वो सारे के सारे परेशान थे और वो इसी वजह से परेशान थे कि वो सोच रहे थे कि अल्लाह जाने हम लोग कहाँ चले गए हैं। खैर जब हम घर पहुँचे तो घर पहुँचने के दौरान ही हम तीनों चारों को बुखार हो चुका था और तकरीबन 15 से 20 दिन तक हम सबको बुखार रहा। इस दौरानिए में मुसलसल हम पे दम दुरूद किया जाता रहा, तब कहीं जाके हम सब की जो हालत थी वो बेहतर हुई। खैर जब हमने अपने घर वालों से, ख़ास तौर पे अपने मामू से इस वाक़ये का जिक्र किया तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो स्कूल है ये उस दौर में भी न सिर्फ अबंडेंट था बल्कि उस दौर के लोगों का भी यही अक़ीदा था कि इस स्कूल के अंदर बहुत बुरे असरात मौजूद हैं। ख़ास तौर पे कहा जाता है कि उस स्कूल के अंदर एक चुड़ैल रहा करती है। मैंने सुना है कि अभी कुछ अरसे पहले तक वो जो भी स्कूल था वो वैसे ही खाली था, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कुछ मौजूद है या अभी भी वो स्कूल वैसे ही खाली है। लेकिन मेरा आप लोगों को एक मशवरा है कि जब भी आप किसी भी जगह जाएं तो वहाँ जाने से पहले उसके बारे में मालूमात इकट्ठी कर लें।